नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोमे सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ का तीसरा अध्याय चल रहा है। इसमें मध्य लोक के ढाई द्वीप के बारे में समझा कि ढाई द्वीप में किस तरह से 5 मेरु और 160 विदेश क्षेत्र होते हैं। उसमें एक मेरु संबंधित कितनी नगरियां होती है? 32 विदेह नगरी होती है। 32 नगरियां जो है उसमें से भी 8-8 करके ऐसे 4 भाग बनाए। पूर्व विदेह, पश्चिम विदेह, फिर पूर्व और पश्चिम दोनों में उत्तर और दक्षिण विदेह किया। तो उसमें जो 8 भाग बने वो 8 भाग कैसे बने? 3 विभंगा नदी और 4 वक्षार पर्वत, ऐसे इन 7 के द्वारा विदेह की 8 नगरियां बनती है। उसमें भी पूरा वही सिस्टम है, जैसे चक्रवर्ती 6 खंड को जीतता है, अर्ध चक्रवर्ती 3 खंडों को जीतता है। तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है हर एक नगरी में वैसा की वैसा सेम है, उसको कोई डिफरेंस नहीं। विजयार्ध पर्वत है, विजयार्ध पर्वत में फिर 55 विद्याधर देवों की श्रेणियां हैं, नगर हैं। तो जिस तरह से भरत क्षेत्र में है वैसा सेम जो है विदेश क्षेत्र की नगरी में बताया। अब इसमें आगे 26 सूत्र तक पढ़ लिया था। उत्तरा दक्षिण कुल्याः, उत्तर के क्षेत्र और पर्वतों का विस्तार दक्षिण के क्षेत्र और पर्वतों के समान है। यानी जितना विस्तार, जैसे जम्बूद्वीप का भारत क्षेत्र का बताया 526 सही 6/19 पहले वाले सूत्र में बताया। इसके पहले भरतः षड्विंशति पंचयोजनशत विस्तारः षट्चैकोनविंशति भाग का योजनस्य। ये जो 24वां सूत्र था इसमें बताया था कि भरत क्षेत्र का जो विस्तार है वो कितना है? 526 सही 6/19। कैसे विस्तार बताया उसका कि जम्बूद्वीप के इससे बताते हैं। ऊपर से नीचे जो है ये कर चुके हैं पहले भी इसको। ये ऊपर से नीचे जो ले रहे हैं ये मलेच्छ खंड में यहाँ ऊपर से नीचे तक का ये जो विस्तार है ये कितना बताया? 526 सही 6/19। फिर इधर जाएंगे तो ये कैसा होगा? कम कम होता जाएगा। जो मैक्सिमम इसमें यहाँ से यहाँ तक का लेना है अपने को। हिमवंत पर्वत से लेकर लवण समुद्र तक का भरत क्षेत्र का ऊपर से नीचे तक का जो विस्तार है वो कितना है? वो 526 सही 6/19। ये वाला जो है वो ज्यादा है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, सूत्र में नहीं दिया हुआ है। अब इसके बाद जो है विषय दूसरा आता है, तो इसी से रिलेटेड सूत्र है जो 32वें नंबर का, उसको पहले ले लेते हैं। भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90% पढ़ना आपको। वापस से पढ़ना। ज नहीं आएगा। विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य भरतस्य यानी भरत का, विष्कम्भः विष्कम्भ यानी जो उसकी चौड़ाई होती है, लंबाई चौड़ाई होती है ना, तो विष्कम्भ को यहाँ पर जो विड्थ है उसको विष्कम्भ कहा जाता है। विष्कम्भ जम्बू द्वीपस्य यानी जम्बू द्वीप का 90% भाग यानी 90% भाग यानी 90 यानी 90। कौन सा 90? 100, 190वां भाग। बेसिकली क्या करना है यहाँ पे
कि भारत क्षेत्र जो है वो जम्बूद्वीप का कितना भाग है वो बता रहे हैं। तो हम 190 पार्ट करें, एक एक पार्ट कर दो, तो ऐसे 190 पार्ट कर दें, छोटे छोटे टुकड़े कर दें ना, तो उसमें से 190 पीसेस हो सकते हैं। तो उसमें एक पीस जो है वो जम्बूद्वीप भारत क्षेत्र है, और बाकी सब जो हो गया वो क्या हो गया, रेस्ट ऑफ द हो गया। इसका मतलब ये है, जैसे कि हमने किसी कागज है, उस कागज को पहले हाफ किया, फिर उस हाफ जो है उस फोल्डेड को फिर से हाफ किया, तो उसके 4 भाग हो जाते हैं इक्वल इक्वल। तो एक भाग को हम क्या बोलेंगे कि इसका 1/3 है या 1/4 है, सॉरी 1/3 नहीं 1/4 बोलेंगे। 4 भाग किए ना, तो 4 में से एक भाग है ऐसा कहेंगे, और 3 भाग को क्या कहते हैं, 3/4 है। तो ऐसे ही हमने 190 किए, और 190 में से एक भाग को उठाया हमने, तो वह एक भाग क्या हो गया, भारत क्षेत्र होता है। उसका ही प्रमाण यहाँ पर बताते हैं कि कैसे कैसे है। यहाँ पर कंपैरिजन करके ऑल ओवर जितने भी द्वीप क्षेत्र पर्वत है वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है वो बताया है। जैसे सबसे पहले दिया है भारत क्षेत्र, उसका सूत्र में आया था 526 सही 6/19, तो हमने उसको मान लिया 1 यानी उसकी शलाका ले ली, हमने काउंटिंग कर ली कि अगर इतना आ रहा है 526 आ रहा है तो उसका मतलब है 1। तो जो हिमवंत पर्वत है भारत क्षेत्र के जस्ट बाद आता है, तो वो कितना हो गया, डबल हो गया। यानी यदि ये 526 है तो वो कितना हो जाएगा, 1052, उसका डबल। यानी ये 1 है तो ये कितना हो गया, 2। फिर तीसरे नंबर पे आता है हेमवत। हेमवत कितना है, तो जो हिमवन है उसका फिर से डबल करो। क्षेत्र, इसमें क्षेत्र पर्वत सब आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्षेत्र ले रहे हैं या पर्वत पर्वत ले रहे हैं, इसमें क्षेत्र और पर्वत दोनों को लिया है। तो हिमवान पर्वत फिर हेमवत क्षेत्र है, तो ये जो क्षेत्र है ये कितना हो गया, 1052 का डबल और इसका चौबल, यानी एक ये है तो ये 4 गुना हो गया इसका, और पहले वाले का दुगुना हो गया। तो कितना हो गया वो 2105 डबल हो गया 1052 का। फिर उसके बाद में हेमवत क्षेत्र था तो क्या आया, पर्वत आया, तो वो पर्वत इस 4 का दुगुना 8 गुना हो गया, और पहले की अपेक्षा कितना हो गया, 8 गुना ना। वो 1 है तो 1 के कंपैरिजन में जितना भी नाम लिखो नंबर लिखोगे वो उसका मल्टीप्लीकेशन में ही आएगा। तो महाहिमवन जो है वो 2105 का डबल करा तो 4210 हो गया। फिर हरी करेंगे तो ऐसे डबल डबल करते जाना है। कब तक डबल होगा, ये विदेह क्षेत्र तक डबल होगा, ये 64। इसके बाद क्या होगा, वापस आधा 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 होता जाएगा। तो विदेह क्षेत्र तक क्या हुआ, डबल क्यों हुआ, कि वो सेंटर में है, तो वहां तक सब चीजें कैसी हो रही है, दुगुनी 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 हो रही है। और उसके बाद में क्या हो रही है, आधी आधी हो रही है। तो विदेह क्षेत्र जो है उसको यदि देखा जाए तो भारत क्षेत्र के कंपैरिजन में कितना हो गया, 64 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 64 गुना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक एक विदेह नगरी 64 गुनी हो गई। विदेह क्षेत्र में अपन पूरा विदेह क्षेत्र लेंगे, देखो इसको अपन एक पिक्चर से समझते हैं। जैसे ये अपना जम्बू द्वीप है, तो ये जम्बू द्वीप में ये जो नीचे का पोर्शन है, इस पोर्शन के लिए क्या कहा कि इसको एक शलाका माना हमने। कुछ भी ले लो आप, एक शलाका यानी जितना भी एरिया आ रहा है, अगर 500 योजन है तो इस 500 योजन को हमने एक माना, यदि 1000 है तो ये 1000 को हम एक मानेंगे। तो इस 500 के बाद में जस्ट ये जो रेड कलर वाला हिमवंत पर्वत है ये कैसा हो गया, दुगुना। फिर इस पर्वत के बाद ये भौगभूमि आई, जब हमने भौगभूमि हेमवत क्षेत्र, ये कैसा हो गया, दुगुना। ये 500, ये 1000, ये 2000। फिर ये पर्वत आया तो ये पर्वत कैसा हो गया, फिर से दुगुना, तो 4000। तो क्षेत्र क्षेत्र को करेंगे तो कैसा हो गया, भारत क्षेत्र से हेमवत क्षेत्र कैसा हुआ, चौगुना, है ना। ये 1, ये 2 और ये 4, तो ये सीधे इससे कितना हो गया, 4 हो गया। और ऐसी पर्वत पर्वत को करो तो ये 2 था और ये 8 हो गया, तो ये इससे कितना हो गया, चौगुना। यानी पर्वत पर्वत एक दूसरे के कंपैरिजन में लेंगे तो वो चौगुने चौगुने हैं। एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र कैसा है, चौगुना है। लेकिन जब हम पर्वत और क्षेत्र दोनों को साथ में रखेंगे तो वो कैसे होंगे, इससे ये दुगुना, इससे ये दुगुना, इससे ये दुगुना, इससे ये दुगुना, इससे ये दुगुना और इससे ये दुगुना। तो दिखने में हमको ऐसा लगता है कि ये पर्वत छोटे हैं, ये बड़ा है,
लेकिन एक्चुअल में जो विड्थ है वो विड्थ कैसी है कि बड़ी 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 होती जा रही है। तो यहाँ पर आते आते कैसा हो जाता है, ये भरत क्षेत्र की एक शलाका हुई, फिर हिमवंत पर्वत की दो शलाका, यानी क्या मतलब हुआ कि आप ऐसे दो भरत क्षेत्र रखो। इसमें यहाँ छोटा सा दिख रहा है लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी है कि ये एक भरत क्षेत्र और दो भरत क्षेत्र, ऐसा दो रख दो, इतना चौड़ा हिमवंत पर्वत है। फिर तीसरे नंबर पे क्या आया, क्षेत्र आया, तो उसका बोला चार शलाका, यानी एक दो तीन चार भरत क्षेत्र आप रख दो, उतना बड़ा है हिमवत क्षेत्र। फिर है महाहिमवंत पर्वत, आठ शलाका, आठ का मतलब क्या हुआ, आठ भरत क्षेत्र एक के बाद एक के बाद एक रख दो तो उतना चौड़ा महाहिमवंत पर्वत है। फिर हरि क्षेत्र है, तो आठ का कितना हो गया, ये 16 हो जाएगा, तो 16 यानी 16 भरत क्षेत्र रख दो। फिर 16 के बाद में कितना है इसका, फिर से डबल किया तो कितना हो गया, 32 हो गया। ये जो है निषद पर्वत ये कितना है, 32, 32 चौड़ा है, मतलब ऊपर से नीचे उसकी शलाका की काउंटिंग बता रहे हैं, 32 चौड़ाई है ऐसा नहीं। 526 सही 6/19 अपन ने भरत क्षेत्र का बताया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 32 गुणा 526 कर दो, एक बार भरत क्षेत्र, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ऐसा हम 32 बार रख देंगे। उसमें जितनी विड्थ उसकी ऊपर से नीचे हो रही है निषद पर्वत की उतनी पूरी ऊंची उसकी आएगी। फिर इसके बाद में आता है विदेश क्षेत्र, तो विदेश क्षेत्र के लिए क्या बताते हैं, 64 गुना। तो 64 गुना का मतलब क्या है कि ये यहाँ से यहाँ तक जो है, ये एक भरत क्षेत्र रखो, इसमें से कितने आ जाएंगे, 64 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 64 आ जाएंगे। तो एक एक नगरी 64 गुणी है ऐसा नहीं कहेंगे, 64 गुणी ऐसा क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो पूरे विदेश क्षेत्र के लिए कहा है ना। अब इसमें आधी में नगरी है, आधी में भी एग्जैक्टली नगरी नहीं है क्योंकि बीच में नदी आ गई है, तो 32 से अपन 30 कर लो, यानी एक भरत क्षेत्र रखो और 30 विदेश क्षेत्र, मतलब 30 भरत क्षेत्र मिलाओगे तब जाकर के एक विदेश क्षेत्र की एक नगरी बनेगी। तो आप सोच सकते हो कि जो विदेश क्षेत्र है उसके जो 5 क्षेत्र मलयखंड आर्यखंड वो कितने बड़े 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 हैं, यानी एक आर्य क्षेत्र में ही बहुत सारे भरत क्षेत्र आ जाएंगे उसके आर्यखंड में विदेश क्षेत्र के। तो इस तरह से जो इनका क्षेत्र है ये बताया, इससे क्या मतलब निकला कि हर एक क्षेत्र दूसरे से चौगुना है। भरत क्षेत्र से हेमवत चौगुना, हेमवत से हरि चौगुना, इससे विदेश चौगुना, और पर्वत भी लेंगे तो वो भी कैसा हो गया, चौगुना चौगुना। हिमवंत से महाहिमवंत चौगुना, चौगुना ये यदि 500 है तो ये कितना हो जाएगा, 2000, 5 में दो, दो 4 का गुणा करेंगे ना, 5 चौक 20, तो ये 2000, फिर ये 2000 है तो इसका चौगुना करेंगे तो 2 चौक 8, 8000, यानी सीधे 4 गुना बढ़ रहा है। और एक दूसरे का अल्टरनेट करेंगे तो कैसा होता जा रहा है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना। यही अपन ने टेबल में किया है यहाँ पे, किया ना, एक शलाका, दो तीन चार, 1 2 4 8 16 32 64, फिर 64, फिर 32 16 8 4 2 1, इन सब को टोटल कर लिया तो कितना आया, 190। तो हम उस भरत क्षेत्र के, आप हमने कैसे किए, एक लाइन लाइन से किए, आप कैसे भी करके आप 190 भाग कर दो, तो एक भाग किसका हो गया, जब भरत क्षेत्र का हो गया, और बाकी के 189 किसके हो गए, दूसरे हो गए। इसका कहने का ये मतलब है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि 190 में से भरत क्षेत्र कितना भाग है, एक भाग, ये कितना है, ये 2 भाग है, ये 4 है, ये 8 है, और विदेश क्षेत्र कितना है, 190 में से 64 भाग। अब ये सब इतनी विशालता लिए हुए है, लेकिन फिर भी हमारा जम्बूद्वीप कितना है, 1,00,000 योजन प्रमाणी है, सबसे छोटा द्वीप समुद्र है। तो ऐसे द्वीप समुद्र करते जाते हैं, कितने द्वीप समुद्र हो जाते हैं, असंख्यात द्वीप समुद्र हो जाते हैं। तो ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र में पहले ढाई द्वीप आता है, ये ढाई द्वीप का कल बताया था कि इसमें मानुषोत्तर पर्वत आता है। तो वो मानुषोत्तर पर्वत कैसे बताया था, यहाँ पर उसका आकार नहीं दिया हुआ है, एक कल ड्रॉ करके बताया था ना,
हम्म। ये जो है यहाँ पर इस टाइप से, ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। ये ऊपर से फ्लैट है और यहाँ से सीधा है अंदर से, और बाहर से कैसा है, पहाड़ जैसा है। जो मानुषोत्तर पर्वत है, जैसे सारे जितने भी बने हिमवन महाहिमवन बताए, वो कैसे बताए, दीवार जैसे, यानी वो एक जैसे हैं और ऊपर जाके फ्लैट है। लेकिन जो मानुषोत्तर पर्वत होता है वो कैसा है, अंदर से स्ट्रेट है, गोल है। गोल तो है ही, मतलब गोल है तो गोलाकार में है, लेकिन स्ट्रेट है। और बाहर से कैसा है, ढलान वाला, और ऊपर स्ट्रेट है। तो उस ऊपर जगह पर जो अपन चार कृत्रिम चैत्यालय, देवों के भवन है, वो सब बताते तो वैसे बताते। सेम ऐसी की ऐसा ही जो है वो स्वयंभू रमण में भी ऐसे ही बताते हैं। स्वयंभू रमण में कैसे बताते हैं, मानुषोत्तर पर्वत के बाद असंख्यात द्वीप समुद्र है। आधे में तो तिर्यंच है, आधे में तो अपन ने ढाई द्वीप का जो बताया, जम्बू द्वीप जैसी रचना। आधे में जो है वो तिर्यंच जोड़े से जो उत्पन्न होते हैं, जो जगन्य भोग भूमि बोलते हैं वो है। तो इसे करते हुए असंख्यात द्वीप समुद्र है। बेसिकली अपन ढाई उतार सागर के समय जो बोले, उसमें से क्या क्या माइनस कर दो, ये 5 माइनस कर दो, जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, कालोदधी, लक्षद्वीप, पुष्कराल, इन्हें ये 5 माइनस कर दो, और एक आखिरी का स्वयंभू रमण माइनस कर दो। तो बाकी जितने भी आ गए वो सब कितने आए, वो सब असंख्यात द्वीप समुद्र बीच के, उसमें सब भोग भूमियां हैं। कौन सी वाली, जगन्य भोग भूमि है, जिसमें एक पल्ले की आयु वाले तिर्यंच उत्पन्न होते हैं। और इन सब भोग भूमियों में त्रस जीव नहीं होते, त्रस सॉरी विकलेंद्रिय नहीं होते। विकलेंद्रिय यानी 2 3 4 इंद्रिय नहीं होते। तो अपन जैसे बोलते हैं क्षीर सागर का जल लेके आए, तो उसको छाना क्यों नहीं छाना उसको, क्योंकि उसमें त्रस ये विकलेंद्रिय होते ही नहीं है, जलचर नहीं है, मछली नहीं होती है। एक केंद्रीय होता है, एक केंद्रीय तो होता है, जल के हैं, लेकिन उसमें जल के जो छानने वाले जो जीव है वो नहीं होते। जल का एक जीव, जल का एक नहीं, त्रस विकलेंद्रिय 2 3 4 इंद्रिय, जल का एक तो है। तो क्षीर सागर का बोलते हैं, इसका मतलब दूध का है क्या, कि नहीं, दिखता दूध जैसा नहीं है, कलर भी नहीं है, टेस्ट उसका दूध जैसा होता है सभी जगह। मतलब जैसे घृतवर आता है, तो घृतवर में कैसा है, घी के समान टेस्ट है उसका। लवण समुद्र में नमक जैसा खारा टेस्ट है। ऐसे ही जितने भी जैसे स्वयंभू रमण को छोड़ दो, तो जितने भी द्वीप समुद्र, सबका टेस्ट है गन्ने के रस के समान, एक सूरज जैसा, लेकिन दिखने में तो पानी जैसे ही नहीं। तो ऐसे करके असंख्यात द्वीप समुद्र है। उसमें आखिरी में जो होता है वो होता है स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। तो पहले द्वीप आता है और फिर समुद्र आता है। तो उसकी यहाँ पर विड्थ तो बताई है कि ये डबल 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 होते होते कितना हो जाता है, कि आखिरी वाला समुद्र जो है ये कितना हो गया, 1/4 राजू, यानी यहाँ पाव राजू और इधर पाव राजू, सोच लो आधा राजू का तो यही हो गया। 1/1 राजू का अपन मध्य लोग बोल रहे हैं, तो उसमें से जो स्वयंभू रमण समुद्र है कितना बड़ा हो गया। मतलब जो हम असंख्यात द्वीप समुद्र बोल रहे हैं ना, वो आधे राजू में ही आ गए। और ये तो यहाँ है, ये देखो ना, आधा राजू हो गया कि नहीं, इधर पाव है, इधर पाव है, 1/4 राजू का स्वयंभू रमण समुद्र है। और उसके बाद आप आधा करो इसका, तो जो द्वीप आएगा वो द्वीप कितना आ गया, 1/4 का आधा करेंगे तो 1/8, फिर 1/8 का आधा करेंगे 1/16, 1/32, यानी वो कम कम होता जाएगा राज्य में। और अपन यहाँ 1 लाख 2 लाख 4 लाख 8 लाख 32 ऐसे अपन डबल डबल करते जा रहे हैं। तो स्वयंभू रमण समुद्र जो है वो, आप सोचो कि जब अपन क्षेत्र परावर्तन में करेंगे, क्षेत्र तो सोचो कि यहाँ पर ये वाले क्षेत्र में ले, अगर इसको देखा जाए मध्य लोक में उत्पन्न का हो, तो कितनी बार वो तो महामत्स्य भी बन सकता है, कितनी बार, तो कितना बड़ा एरिया है उसमें, जरूर थोड़ी एक केंद्रीय ही बने।
एक ही प्रदेश को कवर करना है। तो इस तरह से 1/4 राज्यों का स्वयंभू रमण है और ये 1/8 है। तो 1/8 में अपन अब आधा करेंगे यहाँ पे, ये दिख रहा है गोल डार्क कलर की बाउंड्री। तो इसमें भी जैसे अपन पुष्करार्ध में बताते हैं ना, इसमें भी ऐसे ही करेंगे कि ये जैसे हमारा द्वीप है और ये उसकी बाहर की बाउंड्री है, तो उस द्वीप में बीच को आधा करने वाला एक पर्वत है, जिस पर्वत का नाम है स्वयंभू रमण पर्वत। जैसे पुष्करार्ध में बनाते हैं ना मानुषोत्तर पर्वत, सेम ऐसा कि ऐसा ऐसा स्वयंभू रमण पर्वत आता है। और इसमें भी वैसा ही स्ट्रक्चर है, अंदर से कैसा है, सीधा, अंदर से सीधा है क्या, हाँ बाहर से सीधा है और अंदर की साइड वो पहाड़ जैसा, बाहर से ऐसा स्ट्रेट है। तो आधा जो द्वीप है बाहर की साइड वाला, उसमें जो अपन बोलते हैं पंचम काल जैसा जो वातावरण बताते हैं ना, जो स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र में पंचम काल जैसा काल होता है। और असंख्यात तिर्यंच यहाँ पे पंचम गुण स्थान वाले पाए जाते हैं। तो द्वीप, समुद्र और ये जो 4 कोने हैं, यहाँ पर जो पंचेंद्रिय संगी जीव होते हैं समुच्चन वाले, वो सम्यक दृष्टि कहे जाते हैं। मतलब वो पाए जाते तो कहाँ पाए जाएंगे, जो 5वें गुण स्थान वाले अपन असंख्यात जीव लेते हैं संख्या में, तो मनुष्य तो संख्या की है, तिर्यंच है असंख्यात। तो तिर्यंच भी यहाँ मध्य लोक में कितने हैं, तो 2.5 द्वीप में कम है, यहाँ पर ज्यादा है। स्वयंभू रमण द्वीप, समुद्र और 4 कोने, ये 4 कोने बच जाते ना गोल, ये 4 कोने, तो ये यहाँ 4, ये समुद्र तो गोल गोल है, तो गोल के बाद यहाँ जगह बची है कोने में, यहाँ पे भी 1 2 3 4 इंद्रिय सब जीव रहते हैं। शंख जो बोलते हैं ना, बड़ा 12 3 कोस की चींटी, 4 कोस का भंवरा, 1000 योजन का कमल, वो सब इधर पाए जाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ। इस तरह से कौन पंचेंद्रिय समूर्छन रहते हैं मोस्टली, गर्भज भी हो सकते हैं, गर्भज होने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर वो जो सम्यक दृष्टि बताते हैं वो शायद समूर्छन रहते हैं मोस्ट ऑफ जो रहते हैं। तिर्यंच में ऐसा इस तरह का आता है कि वो एक अंतर्मुहूर्त में पर्याप्त हुआ, फिर सम्यक दर्शन के योग्य हुआ और उसने अंतर्मुहूर्त में ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो 1 कोटि पूर्व तक वो मतलब उसकी साथ सम्यक दर्शन के साथ रहा उत्कृष्ट आयु तक। तिर्यंच है ना कर्म भूमि का, तो एक पूर्व कोटि से आयु उसकी ज्यादा नहीं हो सकती। भोग भूमि का होता तो 3 पल्ले तक का, लेकिन भोग भूमि में जोड़े से उत्पन्न होगा, गर्भज होगा, तो जो मैक्सिमम जब अंतर या काल बताया जाता है तो उसमें इसकी गिनती की जाती है। तो इसलिए यहाँ समूर्छन का भी बताया जाता है, समूर्छन भी हो गर्भज भी हो, सब समूर्छन नहीं होते हैं ऐसा नहीं, लेकिन उसके लिए केस बताया जाता है। 2 3 4 इंद्री है ना, 2 3 4 इंद्री भी है, एक इंद्री भी है। पंचम काल जैसा कहा, मतलब जो सुख सुविधाएं हैं, जो सुषमा दुष्मा है तो उसकी जगह दुष्मा है, ऐसा कहा। उसका वहाँ जो फील है जो तिर्यंचों को, वो सुख वाली कम है, दुख वाली कम। इसमें हाँ, उसमें जगन्य भोग भूमि बताई ना, बीच वाली जो बताई पंचम। एक इंद्री तो पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए, एक इंद्री के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, पृथ्वी एक इंद्री तो सूक्ष्म तो पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए ना। अपन ने बादर का कहा है, बादर आधार से रहते हैं, सूक्ष्म जो है उसको आधार की जरूरत नहीं है। सूक्ष्म निगुड़िया हो चाहे सूक्ष्म एक इंद्रिय हो, वो पूरे लोक में ठसाठस। इसके बाद में बीच के और पर्वत है, नंदीश्वर द्वीप वगैरह, वो अपन बाद में करते हैं। पहले इसका जो 6 काल का सिस्टम है उसको शुरू करते हैं। सूत्र नंबर 27, भरत ऐरावत योर वृद्धि रासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्यव सर्पिणीभ्याम।
फिर से बोलते हैं, भरतई रावत्योर, योर, र रफार है ना, यो के साथ में रफार उसकी बोलना, वृद्धि के ऊपर र लगा ना, पूर्व बोलते हैं जैसे अंतर्मुहूर्त बोलते हैं। तो भरतई रावत्योर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्या मुत्सर्पिण्य, है ना, सर्पिण्य, सर्पिणी नहीं है, सर्पिण्य व सर्पिणीभ्याम, सर्पिण्य, सर्पिण्य, णीय नहीं है, सर्पी, पी पे, प पे ई की मात्रा लगे, सर्पी न्य, अवसर्पिणी नहीं, व सर्पिणीभ्याम, व सर्पिणीभ्याम। इसमें क्या संधि हुई है, संधि कैसी हुई है, भरत और ऐरावत है, तो भरत के त में ऐरावत का ऐ है, वो उसमें मिक्स हो गया, तो भरतई रावत, उसको भरत ऐरावत ऐसा नहीं, भरतई रावत, तई, तई बोलना, उसमें त में ए लगाना, आखिरी में ई का प्रोनाउंसिएशन है, भरतई रावत, आई बोलते हैं ना डबल ए की मात्रा को, उसमें ई का प्रोनाउंसिएशन होता है आखिरी में। भरतई रावत योर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्याम मुत्सर्पिण्य व सर्पिणीभ्याम, इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो षट समयाभ्याम यानी षट समय यानी काल, उसका काल का विभाजन है, कहाँ पे, भरत और ऐरावत में वृद्धि और ह्रास, वहां पर क्या होता है, वृद्धि होती है, और ह्रास यानी क्या होता है, हानि होती है, और उसके कारण से 6 प्रकार का काल होता है। कौन कौन सा होता है, उत्सर्पिणी, ई और अ मिलकर यह बन गया, तो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। तो उसका पूरा सूत्र का अर्थ क्या हुआ, भारत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के 6 समयों की अपेक्षा वृद्धि और ह्रास होता रहता है। वृद्धि और ह्रास होता है मतलब 6 काल का परिवर्तन कहाँ होता है, सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता है। जो उसके अलावा विदेश क्षेत्र, भोग भूमि होते, वहां पर काल परिवर्तन नहीं होता है, वहां पर जो काल है वो हमेशा वैसा का वैसा बना रहेगा। कमती बढ़ती कहाँ होती है, सिर्फ भरत ऐरावत क्षेत्र। तब ये कल्प काल बताते हैं कि कल्प काल का क्या मतलब है। कल्प काल होता है, एक कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, उसमें 20 कोड़ा कोड़ी सागर में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी मिलकर के होता है। उत्सर्पिणी यानी क्या, 10 कोड़ा कोड़ी सागर, 7 14 शब्द लगाएंगे, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पिणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पिणी। और एक सागर कितना होता है, हाँ पल्लों का होता है, तो कितने पल्लों का आता है, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर, है ना, वो सरल है। जितने 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पिणी लिखा ना, तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर होता है। और एक पल्ले में कितने वर्ष होते हैं, तो असंख्यात वर्ष होते हैं, मध्यम असंख्यात वर्ष होते हैं। तो 6 काल कौन कौन से हैं, तो सुषमा सुषमा, सुषमा सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, दुष्मा और दुष्मा दुष्मा, ऐसे करके 6 काल बताए हैं। तो उसमें से पहला काल जो है उसको बोलते हैं उत्तम भोगभूमि, दूसरा है मध्यम भोगभूमि, तीसरा है जघन्य, चौथा क्या है कर्म भूमि, यानी इसकी बात की ये 3 कर्म भूमि और 3 भोग भूमि है। कहाँ होता है, सिर्फ भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में ये काल परिवर्तन होता है। तो इसमें अपने को ये पता है कि मलेच्छ खंड में तो नहीं होता है, वहां तो हमेशा चतुर्थ काल होता है, और आर्य खंड जो होता है उसमें 6 काल होते हैं। तो मलेच्छ खंड में काल परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, कि वहां पर भी होता है। वहां पर कैसा होता है, वहां चतुर्थ काल ही बना रहता है, लेकिन वहां घटती बढ़ती रहती है। घटती बढ़ती कैसे है कि जैसे चौथा काल समाप्त हुआ अपने आप में, महावीर भगवान हुए उस समय, जो चक्रवर्ती जो भी हुआ, तो उस समय तक
मलेच्छ खंड में काल घटता गया, मतलब जैसे जैसे अपने आप ही चीजें घट रही है, आयु घट रही है, हाइट घट रही है, वैसे वैसे वहां पे भी घटती जाती है। फिर पांचवा काल, छठा काल, फिर छठा काल, पांचवा काल, वो सेम बना रहता है मलेच्छ खंड में, उसमें घटबढ़ नहीं होती है। भरत एरावत में आया, लेकिन भरत में भी सिर्फ आर्य खंड में 6 काल का परिवर्तन होता है, मलेच्छ खंड में नहीं होता है। हाँ तो वही बता रहे हैं ना तो वो जो पांचवा काल आया ना, चौथा खत्म हो गया, चौथे के बाद पांचवा, छठा, छठा, पांचवा उत्सर्पिणी का, तो ऐसे 4 काल तक मलेच्छ खंड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उतनी हाइट, उतनी ही एज, उतनी ही सब जो भी है सहनन वगैरह वैसा सेम रहता है। और जैसे ही चौथा काल शुरू हुआ आर्य खंड में, वैसे ही मलेच्छ खंड में भी वापस इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है। तो इंक्रीमेंट क्या होता है? आयु का इंक्रीमेंट, हाइट का इंक्रीमेंट, सहनन का इंक्रीमेंट। तो ऐसे वो सेम चलेगा, दुख और सुख भी, जो थोड़ा सा अंतर पड़ता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। तो वो चौथा काल का जैसे यहाँ पर अंत हुआ था वैसे यहाँ पर है, तो वहां से वापस वो कहाँ जा रहा है? उत्सर्पिणी चल रहा है ना, तो उत्सर्पिणी मतलब क्या होगा? सब चीजें बढ़ती 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 जाएगी, सुख बढ़ता जाएगा, हाइट बढ़ती जाएगी, आयु बढ़ती जाएगी। तो चौथे काल का एंड आता है, तब तक यहाँ पर एंड मतलब अपना जो स्टार्टिंग का ले लो, जो जहाँ हाइट ज्यादा थी, तो मलेच्छ खंड में भी वहां पर तब तक बढ़ती जाती है सब चीजें। और जब चौथे काल का एंड हो जाता है तो वापस मलेच्छ खंड में बढ़ना रुक जाता है। अब वो वैसा की वैसे ही बना रहेगा। और इधर आर्यखंड में क्या होता है? चौथा काल आया, फिर पांचवा आएगा, फिर छठा आएगा, नहीं सॉरी, हाँ, तीसरा, पहली भूमि, फिर तीसरी, ऐसा है। तो जब चौथा आएगा तब फिर मलेच्छ खंड में वैसा की वैसा चौथा मिलेगा जैसा चाहिए, तो वो वहां से वापस डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है। बेसिकली उत्सर्पिणी और उत्सर्पिणी में अपन घटा रहे काल, है ना, उत्सर्पिणी में बढ़ रहा है, अवसर्पिणी में घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो जब यहाँ पर बढ़ रहा है आर्यखंड में, तो वहां पे भी बढ़ना चाहिए, और जब यहाँ घट रहा है तो वहां पे भी घटना चाहिए। तो यहाँ पर घट के जब एंड हो जाता है तो मलेच्छ खंड में स्थिर हो जाता है, और फिर ये वापस चढ़ के उतरता है। तो जब यहाँ आता है तब ये दोनों सेम रहते हैं, तो ये वापस दोनों एक साथ नीचे उतरते हैं चौथे काल में। फिर जब उतर के जितना रहता है वहां पर मलेच्छ खंड रुक जाता है, फिर ये वापस चढ़ के उतर आता है, तब सेम रहता है दोनों का लेवल। फिर चढ़ता है, चौथा काल जितना हुआ तब तक वो चढ़ता है सेम, और फिर छूट जाता है, मतलब वो अपना अपना साइकिल उसका आर्यखंड का चल रहा है, और ये उसके चौथे काल का मैच रखता है, चौथे काल के हिसाब से घटना, चौथे काल के हिसाब से बढ़ना। इसलिए लिखा है कि वृद्धि और ह्रास कहाँ होता है? भरत और एरावत क्षेत्र में। तो यहाँ पे भी घट बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे मलेच्छ खंड में पूरे 6 काल का परिवर्तन नहीं चलता है, सिर्फ चौथा ही काल बना रहता है, उसमें ही घट बढ़ होता है। और जो आर्य खंड है उसमें 6 काल होते हैं। तो ये 6 काल कौन से हैं? तो 3 तो भोग भूमि है और 3 कर्म भूमि है। उसमें भी सिर्फ एक काल ऐसा है जिसमें से मोक्ष जाया जा सकता है, मोक्ष का पुरुषार्थ होकर के मोक्ष, मुक्ति का द्वार खुला है। बाकी किसी समय में, पांचवे में, छठे में, पहले, दूसरे, तीसरे में किसी में मोक्ष नहीं जाया जा सकता। धर्म नहीं रहता, लेकिन यहाँ से किसी ने डाल दिया, कोई तपस्या कर रहा है वहां चला गया। हाँ, आर्यखंड का ही मनुष्य होना चाहिए। हाँ, तो वहाँ पाप भी इसलिए लेवल के होते हैं। हाँ, पाप भी चौथे काल के हिसाब से चलते हैं, जो चार चौथे काल के हिसाब से रहते हैं, धर्म नहीं रहता है वहां पे। सभ्यता जैसी अपन बोलते हैं वैसी सभ्यता नहीं भी रहे। ऐसे मूवीज वगैरह में दिखाते हैं ना, जंगली टाइप के राजा रहते हैं, भालों को पहनने वाले, इस टाइप के। तो सभ्य, इतने सभ्य नहीं रहे, लेकिन फिर भी सभ्यता, जो बंजारे जो लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं, तो इस टाइप के रहे आते हैं ना, चक्रवर्ती लेके आते हैं, तो वो उदाहरण। हाँ, नहीं, देखना पड़ेगा उसका नियम कि उसका जो पुत्र है वो तो दीक्षा ले सकता है, मोक्ष जा सकता है कि नहीं ये नहीं पता, मुझे देख के बताना पड़ेगा, कंफर्म करके
ऐसे चक्रवर्ती ने मलच्छखंड की रानी से शादी करी तो उसका जो पुत्र होगा वो मोक्ष जा सकता है कि नहीं जा सकता है, वो प्रश्न है यहाँ पे। तो अब ये 3 भोगभूमि में पहली भोगभूमि उत्तर है, ज्यादा जगह। अरे भोगभूमि की क्या क्या डिटेल है, कैसी होती है, 14 ये आते हैं, कुलकर आते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, वो अपन कल की क्लास कुछ क्वेश्चन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत।